वीडियो बना। हेलो फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत। आज हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की क्या क्या पावर मिले हुए राष्ट्रपति को, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कार्यपालिकीय शक्तियाँ। कार्यपालिकीय शक्तियों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कार्यपालिकीय शक्तियाँ। कार्यपालिकीय शक्तियाँ। कार्यपालिकीय शक्तियों के अंतर्गत हम अनुच्छेद को साथ साथ में देखते चलते हैं। अनुच्छेद 53 की बात करें। अनुच्छेद 53 की बात करें तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है और केंद्र की समस्त शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास निहित होती है। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा और केंद्र की समस्त शक्तियां भी राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 78 के तहत केंद्र के जो भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। केंद्र के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। केंद्र के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। ये अनुच्छेद 78 के तहत। और अनुच्छेद 79 की बात करें। अनुच्छेद 79 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को सूचनाएं दे। तो वो कौन कौन सी सूचनाएं दे सकता है? तो वो सूचना होती है, एक तो शासन प्रशासन संबंधी सूचना, एक होती है विधि निर्माण संबंधी सूचना। प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को सूचना दे। तो वो सूचना कौन कौन सी दे सकता है? तो उसके बारे में पहली सूचना, एक तो शासन प्रशासन संबंधी सूचना देगा। शासन प्रशासन संबंधी सूचना। एक विधि निर्माण यानी कानून बनाने में विधि निर्माण संबंधी सूचना। और राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री को भी मंत्रिपरिषद में चर्चा कराना है तो प्रधानमंत्री को भी कार्य सौंप सकता है। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर मंत्रिपरिषद में चर्चा कराने हेतु प्रधानमंत्री को सौंप सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ जो कि राष्ट्रपति के पास होती हैं। अनुच्छेद 78 के तहत केंद्र के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे और प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को सूचनाएं दे। तो वो कौन कौन सी सूचनाएं देगा? एक तो देगा शासन प्रशासन संबंधी सूचना, एक विधि निर्माण संबंधी सूचना जो कि कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है।
राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर मंत्रिपरिषद में चर्चा करने हेतु प्रधानमंत्री को भी सौंप सकता है। अब हम देखते हैं अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत आता है। अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद इसका अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। परंतु यह हाल ही परीक्षाओं में पूछा गया, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इसका अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। इसका गठन किया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा और अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है। ये हाल ही की परीक्षाओं में पूछा गया। कैसे पूछा गया? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है, कैसे होता है? तो राष्ट्रपति करता है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। और इसका अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। अब हम राष्ट्रपति को नियुक्तियों की शक्तियाँ भी होती है। कौन कौन किस पद को नियुक्त करता है राष्ट्रपति? तो एक नियुक्ति की शक्तियाँ, नियुक्ति की शक्ति, राष्ट्रपति किन को नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति एक तो करता है प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। एक तो करता है प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है मंत्रिपरिषद का गठन करता है, मंत्रिपरिषद। और राष्ट्रपति, राज्यपाल, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक और यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, दिल्ली व पुडुचेरी के सीएम, मुख्यमंत्री को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अन्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या उपराज्यपाल को भी नियुक्त राष्ट्रपति करता है। और देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और देखा जाए तो भाषा आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और चुनाव आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। भाषा आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग और मानवाधिकार आयोग और SC/ST अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रपति
राष्ट्रपति किन किन को नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद को भी नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति किया जाता है। राज्यपाल को भी राष्ट्रपति करता है, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, दिल्ली व पुडुचेरी के सीएम, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या उपराज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, और भाषा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, मानवाधिकार आयोग और SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के आयोग का भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अनुसूचित क्षेत्र ये कौन घोषित करता है? ये भी अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। तो किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र घोषित करना, वो भी राष्ट्रपति द्वारा ही घोषित किया जाता है। कार्यपालिका की शक्तियां ये होती हैं। अब हम विधायी शक्तियों के बारे में देखते हैं। विधायी शक्तियां विधायी शक्तियों का मतलब होता है कानून विधेयक बनाने संबंधी शक्तियां। जिस प्रकार कोई बिल पास होता है पार्लियामेंट में, कोई बिल पेश किया जाता है, उसे धीरे धीरे करके पास होता है, और जिस क्रम में श्रृंखला चली, जिस प्रकार इसमें किस प्रकार राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त होती हैं, वो पावर मिला है, उन शक्तियों को हम विधायी शक्तियों के अंतर्गत पढ़ते हैं। वो शक्तियां कौन कौन सी है, तो हम देखते हैं। पहली शक्ति संसद का अभिन्न। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न होता है। संसद के 3 स्तंभ होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जिसमें से राष्ट्रपति एक परमानेंट मेंबर होता है। राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति एक परमानेंट मेंबर होता है। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होंगे। वो किन किन क्षेत्रों से होंगे? वो कला, साहित्य, विज्ञान व समाज के क्षेत्र से घोषित किए जाते हैं या चुने जाते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, जो कला, विज्ञान, साहित्य व समाज के क्षेत्र से नियुक्त किए जाते हैं। वो भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, जो कला, विज्ञान, साहित्य व समाज के क्षेत्र से नियुक्त किए जाते हैं। आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि खेल क्षेत्र से भी राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति मनोनीत भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, परंतु खेल क्षेत्र से भी मनोनीत हो सकते हैं। अब हम अनुच्छेद 331 में लिख रखा है कि लोकसभा में 2 आंगन भारतीय मनोनीत होंगे। 2 आंगन भारतीय मनोनीत होंगे। आंगन भारतीय का मतलब होता है कि पिता तो विदेश का होना चाहिए और माता भारत की होनी चाहिए, उसके द्वारा संतान होने वाले वो आंगन भारतीय कहलाता है। और लोकसभा में 2 आंगन भारतीय सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद में
सत्रावसान कर सकता है, सत्रावसान करता है। और लोकसभा को भी भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। और स्थगित की बात करें तो राष्ट्रपति स्थगित नहीं कर सकता। स्थगित तो लोकसभा को लोकसभा का अध्यक्ष रहेगा और राज्यसभा को राज्यसभा का सभापति करेगा। तो लोकसभा को स्थगित, लोकसभा स्थगित, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होती है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा स्थगित, राज्यसभा सभापति द्वारा, राज्यसभा सभापति द्वारा नियुक्त की जाती है। देखिए दोस्तों, संसद का अभिन्न राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति 3 स्तंभ होते हैं। उसमें राष्ट्रपति एक परमानेंट मेंबर होता है। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य व समाज के क्षेत्र में नियुक्त किए जाते हैं। और लोकसभा में भी 2 अखिल भारतीय मनोनीत होते हैं। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद में सत्र को आहूत व सत्रावसान करता है और लोकसभा को भी भंग कर सकता है। परंतु स्थगित की बात की जाए तो स्थगित राष्ट्रपति नहीं कर सकता, स्थगित लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा और राज्यसभा को स्थगित राज्यसभा सभापति करेगा। अब अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 86 की बात की जाए। अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देता है, विशेष अभिभाषण दे सकता है। अभिभाषण का मतलब है कि जब नई लोकसभा की पहली बैठक हो उस समय राष्ट्रपति द्वारा भाषण दिया जाने वाला वो अभिभाषण कहलाता है। राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण दे सकता है किसी भी विधेयक पर, राष्ट्रपति संदेश भेज सकता है। क्योंकि वो पेंडिंग होना चाहिए, लंबित होना चाहिए। अनुच्छेद 66 में राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण दे सकता है, किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति संदेश दे सकता है जो कि वो लंबित विधेयक होना चाहिए। अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति अभिभाषण किन स्थितियों में देते हैं, कब देते हैं? तो 2 स्थितियों में देते हैं, 2 स्थिति में। एक तो नई लोकसभा की पहली बैठक, और एक दे सकता है प्रत्येक वर्ष सत्र की पहली बैठक हो, राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण दे सकता है। और अनुच्छेद 66 राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण दे सकता है, किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति संदेश भेज सकता है जो कि वो लंबित पेंडिंग होना चाहिए। अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति अभिभाषण 2 स्थिति में दे सकता है, एक तो नई लोकसभा की पहली बैठक हो या प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक, उस समय राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देता है। एक शक्ति राष्ट्रपति जब किसी
विधेयक, जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाए, तब तक वो पास नहीं होता। जिस प्रकार लोकसभा में किसी विधेयक को पेश किया जाता है तो लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में आता है, तो परंतु फाइनली राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर ही वो पास माना जाएगा विधेयक। और इस कंडीशन में दो कंडीशन बन जाती है। एक तो जब राष्ट्रपति पहले भी कुछ विधेयकों पर पहले हस्ताक्षर करता है और कुछ से बाद में करता है, तो पहले कौन करते थे? एक तो संविधान संशोधन पर, संविधान संशोधन विधेयक पर, इस पर राष्ट्रपति पहले हस्ताक्षर करना होता है। संविधान संशोधन विधेयक पर एक होता है धन विधेयक पर भी राष्ट्रपति को पहले हस्ताक्षर करने होते हैं, धन विधेयक। और एक होती है संचित निधि, केंद्र की संचित निधि से धन निकालने से समय। जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं हो जाए तब तक वो पास नहीं होता है। संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और केंद्र की संचित नीति पर राष्ट्रपति को पहले हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। अनुच्छेद 99 को देखते हैं। अनुच्छेद 99 के तहत सांसदों को शपथ कौन दिलाता है? सांसदों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, तो नियुक्त व्यक्ति कौन होगा? एक तो हो सकता है प्रोटेम स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष। सांसदों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है या राष्ट्रपति किसी कारण अनुपस्थित रह जाता है उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष उस सांसदों को शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है सांसदों की अयोग्यता का। सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। और सांसदों की अयोग्यता के निर्धारण की बात करें तो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। और अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की बात की जाए तो ये कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान से लिया गया। जब लोकसभा या राज्यसभा किसी संदर्भ में मतभेद हो जाता है तब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। राज्यसभा और
लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा में किसी संदर्भ में मतभेद हो जाता है, तब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 18(4) के तहत इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। इसकी अध्यक्षता करता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 18(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संयुक्त अधिवेशन किस पर नहीं लाया जा सकता? तो एक तो महाभियोग प्रक्रिया पर नहीं लाया जा सकता और एक धन विधेयक पर नहीं लाया जा सकता। धन विधेयक व महाभियोग प्रक्रिया द्वारा नहीं लाया। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 99 के सांसदों को शपथ कौन दिलाता है? सांसदों को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है और उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति कोई भी हो सकता है, स्पीकर है, प्रोटेम स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष है। अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो अयोग्यता का निर्धारण भी राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी संदर्भ में मतभेद हो जाता है, तब उस समय राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। और जब तक इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका भारतीय संविधान में उल्लेख के अनुच्छेद 18(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और धन विधेयक वह महाभियोग प्रक्रिया पर नहीं लाया जा सकता। अब हम अनुच्छेद 123 की बात। अनुच्छेद 123 करेंगे का अध्यादेश जारी करना। तो जब संसद सत्र में ना हो तब अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। और राष्ट्रपति कब तक इसकी अवधि कितनी होती है? तो अवधि होती है 6 माह की। और ये कब किन मामलों में घोषित किया जाता है? तो किसी भी मामले में संसद द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और अध्यादेश जारी करने से पहले राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तब संसद सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जो कि उन मामलों में रहेगा जहां संसद नियम बनाती हो। उन्हीं मामलों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और जब संसद का एक सत्र भी चालू हो तब भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है तो उसकी अवधि 6 माह हो सकती है। जब उससे पहले संसद सत्र में आ जाए तो भी राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी किए 6 माह में को
पहले दूसरे सदन की पहली बैठक से 6 हफ्ते तक राष्ट्रपति का मान्य रहेगा अध्यादेश है। राष्ट्रपति अध्यादेश की अवधि 6 माह और इससे पहले भी राष्ट्रपति से पहले संसद सत्र में आ जाएगा तो भी दूसरे सदन की पहली बैठक से 6 सप्ताह तक अध्यादेश जारी है। 6 सप्ताह तक। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद सत्र में हो तब भी राष्ट्रपति, संसद सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और संसद के नियम बनाती हो उसी कानूनों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है उसकी अवधि होती है 6 माह और राष्ट्रपति से पहले संसद सत्र में आ जाए तो भी दूसरे सदन की पहली बैठक से 6 सप्ताह तक वो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी रह सकता है। आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।